एटी इंडिया जोश के साथ आशीष त्रिपाठी आपका स्वागत करता है। इस समय की सबसे बड़ी जो खबर ट्रेंड में आ रही है वो ये है कि गुप्त रूप से नाटो सहित विश्व के लगभग सभी देशों ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है और अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि जरूरी स्टाफ जो भी हमारा राजनयिक स्टाफ हो उसे छोड़कर बाकी का सभी स्टाफ, जो एक्स्ट्रा स्टाफ हो, जो गैर जरूरी स्टाफ हो, जो वर्कर लोग हों, जो छात्र लोग हों, जो नौकरीशुदा लोग हों, व्यापारी लोग हों, वो लोग जितना जल्दी हो सके यूक्रेन को छोड़ दें, क्योंकि यूक्रेन की हालात बहुत बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। रशियन सेना ने उसे कई ओर से घेर रखा है। अपनी ओर से घेरा है, काला सागर से घेरा है, बाल्टिक की ओर से घेरा है, बेलारूस की तरफ से घेरा है। अब उसके पास मात्र पोलैंड की तरफ से रास्ता बचा हुआ है। और नाटो देश इस समय नाटो में शामिल करने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से नाटो देश इसके खिलाफ भी हैं। वो नहीं चाहते कोई नया विवाद हो, क्योंकि छोटे छोटे नाटो देश हैं और वो चाहकर भी रसिया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और एक साथ भी वो हमला करेंगे तो उन्हें पता है कि अगर हम लोगों ने सैंक्शंस भी लगाए तो सैंक्शन हमारे ऊपर भी लगेंगे, क्योंकि रसिया अपने आप में बहुत पूरी तरह सक्षम है। और रसिया अगर सक्षम नहीं तो उसके जो 15 पार्ट हुए थे उनमें से मैक्सिमम पार्ट रसिया का साथ दे रहे हैं। 10-12 पार्ट हैं वो उसका साथ दे रहे हैं, हर तरीके से साथ दे रहे हैं, और रसिया उनका मुखिया है। तो ये जो संभावना जो चल रही है वो ये चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रसिया दोबारा यूएसएसआर बना ले। जो बोरिस येल्त्सिन के टाइम में गोरबाचोव ने जो 15 पार्ट किए थे, उसके बाद बोरिस येल्त्सिन ने एक रशियन गणराज्य की घोषणा की थी, और सभी 15 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो रशियन वासी की है। रशियन कल्चर हर जगह फैला हुआ है और पूरी तरीके से रसिया हावी है। रसिया ने जब बंटवारा हुआ था तो बेलारूस को और तमाम जितनी भी कंट्रीज हो उनके बंटवारे में उनको रुपए दिया, पैसा दिया, हिस्सा दिया, उनको कुछ परमाणु हथियार भी दिए। और यूक्रेन के साथ उसने एक संधि करी जिसमें परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया गया था। तो इस तरीके से काफ़ी संभावनाएं चल रही हैं कि उसने जो आपका यूक्रेन है उसको चारों तरफ से घेर लिया है। और उसके जो फाइटर जेट्स हैं वो युद्धाभ्यास में व्यस्त हैं, कम दूरी की उड़ान में भर रहे हैं। और परमाणु हथियार को ले जाने वाले वो जो जहाज़ हैं उसके पास, उनको भी वो मिग मिग जो उसके जहाज़ हैं उनको भी वो, सुखोई जहाज़ हैं उनको भी वो युद्धाभ्यास करवा रहा है। और उसके पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं जिनको झेलना विश्व समुदाय के लिए भी कठिन होगा। अमेरिका भी उनसे घबरा रहा है, नाटो भी घबरा रहे हैं। अगर नाटो अमेरिका एक साथ भी अगर रसिया पे हमला करता है तो भी स्थिति इतनी सहज नहीं है कि रसिया समर्पण कर दे और रसिया हथियार डाल दे, क्योंकि रसिया के पास तेल भी है, गैस भी है, खनिज संपदा भी है, पाइपलाइन भी है। वो दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड नहीं है। अगर उसकी चीज़ों पे अगर ये लोग सैंक्शन भी लगाते हैं तो वो भी सैंक्शन लगाएगा इनकी चीज़ों पे। उसके साथ भी विश्व के बहुत से कंट्रीज़ हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब से यूएसएसआर का विघटन हुआ था 1991 में, तो उसे रसिया भी बहुत सक्रिय है। चाइना के साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, और चाइना पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, और उसकी सीमाएं और चाइना की सीमाएं आपस में मिली हुई हैं। अगर वो कैसे भी करके अगर कोई पूरा विश्व उस पर सेंक्शन लगाएगा तो अमेरिका का जो मुख्य दुश्मन है वो चाइना है। चाइना हर तरीके से, भले ही वो सैन्य मदद ना दे, रसिया को पूरी मदद देगा। विदेशी मुद्रा की मदद देगा, हथियार की मदद देगा, परमाणु शक्ति की मदद देगा, आर्मी एयरफोर्स नेवी के हथियारों की मदद देगा, खुफिया एजेंसी की मदद देगा। और रसिया में वो जो चाइना है उसमें हर तरीके से गेहूं से लेके जितने भी संसाधन हैं, खनिज संपदा है, सभी पैदा होते हैं। समुद्री क्षेत्र भी उसके पास बहुत है। तो वो इस तरीके से करेगा। उसको फ़ायदा ये है कि हर आदमी अपना फ़ायदा सोच रहा है। अमेरिका चाहता है कि कैसे भी रसिया को आंखें दिखा के हम दोबारा उसको दबा दें। रसिया ये चाहता है हम अपना प्रभुत्व कैसे जमाएं और अपना हम कैसे आगे बढ़ें। कुछ
नाटो के कंट्रीज ये चाहते हैं कि हम रसिया से भी संबंध ना बिगड़े और युद्ध टल जाए, क्योंकि उन्हें रसिया से भी बहुत फ़ायदा है। पूरा 40% जो गैस की सप्लाई और तेल की होती है वो रसिया से होती है, पाइपलाइन के द्वारा, यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन में पाइपलाइन बिछी है और वो सस्ती गैस और सस्ती पेट्रोलियम की सप्लाई इन लोगों को करता है। ओपेक के देशों का सदस्य है रसिया, और वो दूसरा स्थान रखता है सऊदी अरब के बाद। तो इस तरह से उन्हें फ़ायदा है। अब अमेरिका ये सोचता है मेरी बासात काम रहेगी, और जब रूस से इनके संबंध खराब हो जाएंगे तो गैस के लिए और इसके लिए पेट्रोल डीजल के लिए, जो पेट्रोलियम पदार्थ के लिए, या तो ये अरेबियन कंट्री पर निर्भर रहेंगे या ये मेरे ऊपर निर्भर रहेंगे। तो ये हमारा सहारा लेंगे, और अगर विनाश हुआ तो इतना विनाश होगा कि हम लोग देख नहीं पाएंगे, संभल नहीं पाएंगे। क्योंकि जो लिटिल मास्टर जिसने विनाश किया था नागासाकी हिरोशिमा में, उससे 3,500 गुना शक्तिशाली बम अभी भी रसिया के पास है, और उसके पास एक झटके में पूरे यूरोप के हर कंट्री के ऊपर वो परमाणु हमला कर सकता है। वो इतना सक्षम है, और ये लोग पलट भी नहीं पाएंगे। उसके पास S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है। अभी हाल ही में यूक्रेन ने मदद मांगी थी इजराइल से कि अपना आप डिफेंस सिस्टम हमें दे दीजिए, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अमेरिका से भी उसने थार्ड सिस्टम मांगा है, तो लोगों ने सुनने में आता है थार्ड महंगा भी है, और थार्ड S-400 से अच्छा नहीं है, उसकी टक्कर का नहीं है। और रसिया ने S-450 भी बना लिया है, तो उसने अपनी सीमाओं पर चारों तरफ तैनात कर दिए हैं। अभी हाल ही में खबर मिली है उसने जापान सागर में अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। अभी सुनने में आया है कि US नेवी ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेजा है, जिसमें 300 जहाज़ हैं। और रसिया ने जापान के पास अपना जहाज़ भेजा है, जिसमें उसके एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, बाल्टिक सागर में भी है, काला सागर में भी है। और इस समय सुनने में ये आ रहा है कि यूक्रेन को घेरने की रणनीति बनाने के लिए रसिया ने उसकी आवाजाही और चारों तरफ से उसे घेराबंदी, नाकेबंदी शुरू कर दी है, जिससे उसके व्यापार पे बहुत असर पड़ रहा है। ना तो कोई चीज़ आ पा रही है, ना जा पा रही है। और सुनने में ये भी आया है कि यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं, गृह युद्ध छिड़ सकता है। और उसने घेर रखा है, तो ये उसमें क्या है कि यूक्रेन में रशिया को बोलने वाले और रशिया को चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। वो लोग यही चाहते हैं कि नाटो से अलग हटके हम लोग रसिया में मिलें और पूरी तरीके से रसिया का साथ दें और रसिया के दोबारा पार्ट बने। तो वहाँ पे अगर गृह युद्ध छिड़ गया और जनमत संग्रह हुआ, तो इतना इसमें भी कोई बात नहीं है कि यूक्रेन की या तो पार्ट हो जाएंगी या यूक्रेन दोबारा रसिया में मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। और हम नहीं चाहते जनमत संग्रह हो, क्योंकि अगर जनमत संग्रह हुआ तो चाइना भी चाहेगा कि कश्मीर में जनमत संग्रह हो, जिससे वो इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान में मिल जाए। और चाइना ये चाहता है कि रसिया भी कमज़ोर आए, यूरोप भी कमज़ोर हो जाए, अमेरिका भी कमज़ोर हो जाए, पूरे विश्व में उसका व्यापार चले, उसकी बादशाहत काम रहे, और किसी भी तरह से इंडिया पे वो हावी हो जाए। और रसिया की मदद करने के एवज में वो उससे इंडिया के 67% रक्षा जो आपूर्ति होती है वो होती है रसिया से। तो वो चाहता है कैसे भी करके इंडिया की आपूर्ति रुक जाए, जो इंडिया पूरी तरह कमज़ोर हो जाए। देखिए क्या होता है, भविष्य के गर्त में क्या छिपा हुआ, हम आपको पल पल की न्यूज़ देते रहेंगे। लेकिन इस समय स्थिति बहुत ही भयानक, चारों तरफ विश्व में हर देश में मीटिंग चल रही है। देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री और चांसलर, ये सब लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं। युद्ध टालने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। जर्मनी ने भी काफ़ी प्रयास किया, ब्रिटेन ने भी काफ़ी प्रयास किया, अन्य देश भी प्रयास कर रहे हैं, फ्रांस भी प्रयास कर रहा है। लेकिन किसी भी देश ने अभी तक यूक्रेन के अंदर अपनी सेना उतारने की कोशिश नहीं करी है। कोई भी देश बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधना चाहता, रसिया से डायरेक्ट दुश्मनी नहीं लेना चाहता। क्योंकि रसिया ने अपने गैस की और तेल की सप्लाई बंद कर दी, तो उसकी देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत असर पड़ेगा। वहाँ 50% महंगाई बढ़ जाएगी और वो ठंड से जम जाएगा, ये समझ लीजिए। उसके पास ना गैस रहेगा, ना पेट्रोलियम पदार्थ रहेगा। तो इसीलिए आप वक्त का इंतज़ार करिए, हम पल पल की न्यूज़ आपको देते हैं। इसी के साथ आशीष त्रिपाठी, AT इंडिया जो, उसके साथ आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और हम आपको पल पल की न्यूज़ देते रहेंगे कि विश्व की राजनीति में क्या चल रहा है
और आप इसे नोट भी करते जाइए, जो आपके नोट्स बन जाएं और ये आपके काम आए। धन्यवाद।